सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे जो निषेचन के बाद में भ्रूण बनता है यानी युग्मज जाइगोट, वो क्या होता है और उसके बाद वो कैसे एक बीज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। मतलब हम पढ़ेंगे कि युग्मनज यानी जाइगोट से लेकर बीज बनने की पूरी प्रोसेस। ठीक है, तो थोड़ा पिछला रिपीट कर रहा हूँ मैं, वो एक बार देख लेना आप। ठीक है, तो एक दो परिभाषा भी है। जैसे नॉर्मली हम बात करें कि जो नर युग्मक था, पहला नर युग्मक, ठीक है, पहला जो नर युग्मक था वो किसके साथ संलयित हुआ था? किसके साथ? अंड कोशिका के साथ, अंड कोशिका के साथ। और इनके निषेचन के फलस्वरूप, ध्यान से सुनो इधर, इनके निषेचन के फलस्वरूप बनी थी एक द्विगुणित संरचना जिसे बोलते हैं हम जाइगोट, युग्मनज। तो ये द्विगुणित अवस्था है, 2n लिख रहा है ना, द्विगुणित अवस्था है। तो ध्यान से इसकी परिभाषा क्या होगी? नर युग्मक यानी निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली संरचना को हम बोलते हैं जाइगोट। परिभाषा क्या होगी? दिख रहा नहीं सब? निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली द्विगुणित संरचना, उसको हम क्या बोलते हैं? को युग्मनज कहते हैं। ये एक परिभाषा होगी युग्मनज की। ठीक है, ये 2n होती है। तो द्विगुणित संरचना। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है, हमने भ्रूणपोष पढ़ा था, भ्रूणपोष की गुणिता क्या होती है? अरे भ्रूणपोष की गुणिता क्या इस तबियत हो गई, मतलब जैसे कोई अजीब पूछ लिया क्वेश्चन, है ना? क्या होती है भ्रूणपोष की गुणिता? 3n। पर जो आयनिथेरा प्लांट होता है ना, आयनिथेरा प्लांट, इस प्लांट में जो भ्रूणपोष होता है ना वो द्विगुणित होता है। भ्रूणपोष 2n होता है। लिख लेना इसको कहीं साइड में, कहीं साइड में लिख लेना, ऊपर नीचे जो भी। ज़्यादातर प्लांट हमने ये देखा था कि क्या होता है, 3n होता है, पर इसका जो भ्रूणपोष था ना वो 2n होता है। बस ये याद रखना है, इसको कहीं साइड में लिख लेना, ऊपर लिख लेना कहीं। ठीक है, अब वापस वहीं आ जाओ जहाँ हम थे कि निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली द्विगुणित संरचना को हम जाइगोट बोलते हैं। तो मान लो कि ये जाइगोट है, ये जाइगोट है 2n। अब इस जाइगोट के ऊपर क्या होता है, एक प्रतिरोधी पदार्थ बन जाता है। चाहे ये कीटों का हो, चाहे मेंढक का हो, चाहे कौकों का हो, चाहे जीवाणुओं का हो। द्विगुणित संरचना जो होती है युग्मनज, इसके चारों ओर एक आवरण बन जाता है, मोटी सी परत, जो भ्रूणपोष से ही अवशोषित होती है। मतलब ये जो परत होती है ये भ्रूणपोष से पोषण प्राप्त करने के फलस्वरूप एक बनती है प्रतिरोधी परत। क्या होती है? एक प्रकार से प्रतिरोधी परत होती है। अब इस संरचना को हम युग्मनज न बोल के निषिक्त अंड बोलते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है निषिक्त अंड। निषिक्त अंड, निषिक्त अंड का मतलब होता है ऊस्पोर, और इंग्लिश में इसे ऊस्पोर के नाम से बोलते हैं। आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी में था ना ऊस्पोर, याद आएगा ऊस्पोर? तो कहने का मतलब ऊस्पोर क्या होता है कि युग्मनज के चारों ओर भ्रूणपोष से पोषण करने के बाद एक संरचना बन जाती है, परत, उसी को हम बोलते हैं ऊस्पोर। ये कवकों में भी होता है ऐसा, जीवाणु में भी होता है। और आपके कवकों ने जीवाणु में लिख रखा था वो क्वेश्चन, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ एक लाइन लिख लो, फिर हम पढ़ते हैं पूरा डायग्राम से, समझेंगे कि ये कैसे एक बीज के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ एक लाइन लिख लो, मैं लाइन इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, ये लिख लो ऐसे कैसे ही। युग्मनज के चारों ओर प्रतिरोधी परत बन जाना। अब इसे, अभिषेक नहीं, अब इसे ओस्पोर
कहते हैं। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होता है? ये पादपों में भी होता है, पादपों में, कवकों में, जीवाणुओं में, ये सभी जगह चलता है, कवकों में, जीवाणुओं में। अब इसके बाद में हम अब पढ़ेंगे मेन जो पार्ट था, द्विबीजपत्री भ्रूण का डेवलपमेंट, यानी द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो इसको लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं। जो डायग्राम आएंगे उसमें इसको तो लिख लो जैसे भी आप। इसको ऑफ करते हैं ना, लिखने दें इनको, ठीक है। इरेज कर दो इन्हें। आगे देखो, आगे देखो, हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। हो गई 1 सेकेंड? ठीक है, 1 सेकेंड की बात हुई थी। देखो ध्यान से, इधर हेडिंग लिखो। एक हेडिंग क्या है ये लिखो आप, जो आपके सिलेबस में दे रखी है। ये इंक है ना, इसमें कम है, कल अच्छी थी इसमें इंक है ना। द्विबीजपत्री दिख रहा है ना यहाँ? विकास, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास या परिवर्धन। द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की बात करेंगे हम। तो ध्यान से देखो इधर, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में आपको डिफरेंट मालूम है। तो द्विबीजपत्री की बात करेंगे हम यहाँ पर। देखो ध्यान से इधर, ये इसका केंद्रक है और यह है युग्मनज, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। और इसकी गुणिता क्या होती है? 2 है। अब देखो ध्यान से, ये निषेचन होने के बाद में ये संरचना बनी थी। अब इससे कैसे एक बीज बनता है? बीज के अंदर जो प्रांकुर और मूलांकुर, आप जानते हो प्रांकुर और मूलांकुर तो सुना होगा ना, प्लूमूल और रेडिकल। प्रांकुर से तना बनता है और मूलांकुर से मूल यानी जड़ बनती। तो वो जड़ कैसे बनी, प्रांकुर कैसे बना, ठीक है। इसके अलावा मूल गोप, हम मूल गोप पढ़े थे जड़ के अंदर, मूल गोप वो कैसे बना। तो ये इसी जाइगोट से पूरा भ्रूण बनता है, वो विकास पढ़ रहे हैं किन में? डाइकोट प्लांट में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर चलेगा विभाजन। कौन सा विभाजन? अनुप्रस्थ विभाजन। यानी ये एक सेल है, ये एक सेल है ना, एक सेल है। तो निषेचन के बाद प्रथम द्विगुणित सेल यही है ना। अरे निषेचन के बाद में प्रथम द्विगुणित संरचना यही है जो एक पौधे को बनाने के लिए जिम्मेदार होगी, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ विभाजन चलेंगे इसमें। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन, थोड़ी डिवीजन। तो देखो ध्यान से, यहाँ मैंने बताया था, कोई आड़ा विभाजन हो उसे ट्रांसवर्स बोलते हैं, खड़ा विभाजन हो तो ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो इनमें आड़ा विभाजन होगा, ठीक है। और आड़ा विभाजन होने के फलस्वरूप आपको लिखना नहीं है कुछ भी, ओनली समझ लो मेरी बात, कुछ भी लिखना नहीं है। डायग्राम बताएंगे, बनेंगे सारे, ठीक है। इधर देखो, ये अनुप्रस्थ विभाजन से 2 सेल बन गई। ये ऊपरी सेल है, ये निचली सेल है। देखो ध्यान से देखो, इधर आवाज नहीं करनी है। ये युग्मनज से 2 सेल बनी है, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है। एक तो बनी है ऊपरी सेल, एक निचली सेल। ऊपरी जो सेल होती है ना, ये किधर है मतलब, तो याद करो बीजांड की संरचना। बीजांड में इधर था निभाग, याद है क्या? चलाजा वाला निभाग की ओर, या केलेजा जो बोलते हैं। और ये किधर था? बीजांड द्वार की ओर।
ये ऊपरी जो सेल होती है, इस सेल को दूसरे नाम और लिख सकता हूँ। ये ऊपरी सेल मेन होता है, भ्रूण को बनाने में काम आती है, इसलिए इसे भ्रूणीय सेल बोल सकता हूँ मैं। यही भ्रूण को बनाती है, इसलिए भ्रूणीय सेल बोलूँगा इसे। ठीक है, भ्रूणीय सेल। ये निचली क्या करती है, सस्पेंसर सेल या निलंबक। मतलब आप जानते हो कोई चीज़ बनती है तो उससे नीचे से पोषण को अवशोषित करने के लिए भी संरचनाएं बनेगी, तो उस संरचना को बोलते हैं हम बेसल सेल्स या निचली सेल्स बोल सकते हैं, आधारी सेल बोल सकते हैं इसे, आधारी सेल। और यही सेल निलंबक सेल, निलंबक का निर्माण करेगी, नहीं पोषण को अवशोषित करेगी निलंबक सेल। मतलब आप जानते हो पोषण कौन देता है, भ्रूण पोष। तो भ्रूण से सारा पोषण ये सोखेगी, ठीक है, भ्रूण पोष से सारा। इसे आधारी सेल या निलंबक सेल कहते हैं क्योंकि निलंबक का निर्माण करेगी। तो ये पहला विभाजन कैसा हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन। अब आगे देखो, आगे देखो इनमें क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन के बाद में क्या होगा, ऊर्ध्वाधर विभाजन होगा। ठीक है, रुको। अब इनमें क्या होगा, ऊपरी और निचली सेल में अलग अलग डिवीजन होंगे। ठीक है, ऊपरी सेल में तो ऊर्ध्वाधर विभाजन, इसमें तो क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर विभाजन, और निचली सेल में हुआ अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन। और ये ऐसी जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं टी शेप, टी आकार की शेप। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से, यहां लिख सकता हूं, इसमें तो हुआ ऊपरी सेल में, तो क्या हुआ, ऊपरी सेल में ये विभाजन और निचली सेल में ये हुआ था, निचली सेल में। ठीक है, अब ये विभाजन होने के बाद में क्या होगा, आगे देखो, इधर लिख देते हैं ना, देखो ध्यान से क्या होगा, ये जो विभाजन हो गया ना, अब इसमें दो प्रकार के विभाजन हुए, ऊर्ध्वाधर ऊपरी सेल में और निचली सेल में अनुप्रस्थ। अब इसमें सब में क्या होंगे, अनुप्रस्थ या अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। तो अब फिर क्या होंगे, अनुप्रस्थ विभाजन यानी क्षैतिज विभाजन। और इससे यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, ये जो शेप बनी है उसको टी शेप बोलते हैं, टी आकार की संरचना, टी शेप। अब देखो ध्यान से क्या होगा, ये आपने साथ पहले पढ़ा है कि ये टॉपिक पढ़ाए पहले कभी, अरे तो फट के नहीं है इधर, ठीक है। इधर देखो, अब देखो इसमें ये ऐसे तो थी, ऐसे बन गई, ऊपरी सेल निचली सेल में ऐसे हो गया, तो ये सेल बन गई है। अब ध्यान से देखो, ये ऊपरी सेल है, ये ऊपरी सेल है, मतलब ये ऊपरी, इस प्रकार से हम इसे क्या बोलते थे, भ्रूणीय सेल भी बोलते थे। तो ये भ्रूणीय सेल है, भ्रूणीय सेल है ये जो भ्रूण को निर्माण करेगी। और जो निचली वाली है ना, नीचे वाली, ये जो आधारी सेल थी, ये निलंबक का निर्माण करती है, सस्पेंसर का निर्माण करती है, जो उस भ्रूण पोष से सारा पोषण क्या कर लेगी, सोख लेगी। समझ आ रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, जैसे एक माता, जैसे हम मनुष्य में होता है ना, जब हम चैप्टर पढ़े थे, माता के अंदर जो प्लेसेंटा होता है, जैसे भ्रूण का हम पढ़े थे ना, याद करो वो मानव जन्म में पढ़े थे, जैसे मोरुलावस्था, ब्लास्टुलावस्था, गेस्टुलावस्था पढ़े थे ना, पढ़े थे ना, रोपण हो गया था। ऐसे पेड़ पौधों में भी ऐसे होता है। ठीक है, तो ये देखो, इसको बोलते हैं हम सस्पेंसर सेल, तो इसको बोलते हैं हम निलंबक, निलंबक या सस्पेंसर, सस्पेंसर। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या होगा, ये चार हो गए ऐसे, ऐसी संरचना को बोलते हैं, देखो बाद में समझ लो, पहले एक बार 3-4 डायग्राम और है फिर खत्म। ये चतुष्क संरचना बन गई, ये चतुष्क संरचना, इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राड, तो टेट्राड संरचना बन गई ये। अब आगे देखो, आगे क्या होता है, आगे देखो ध्यान से क्या होता है, फिर इसमें क्या होगा, परिणत विभाजन होगा। इस परिणत, चारों ओर से विभाजन, परिणत का मतलब होता है चारों ओर से विभाजन होना, चारों ओर से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये थोड़ा चेंज होगा, और इसे चेंज करते हैं हम, लगभग 6 से लेकर 10 सेल तो ऐसी बन जाती है। ठीक है, और
परिणत विभाजन होने से मतलब क्या बनता है, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 संरचना वाली संरचना बनी, इसे बोलते हैं अष्टक संरचना। कैसी संरचना? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर जो एक बीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो बातें आपने नहीं सीखी होगी आज तक, यहाँ देखो क्या होगा। ये पहले तो ये ऊपर वाली थी ये सेल, इसको तो क्या बोलते थे? भ्रूणीय सेल। तो इसे भ्रूणीय सेल बोलते थे हम, भ्रूणीय सेल। और इस नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते थे हम? क्या बोलते थे? सस्पेंसर। कुछ सस्पेंस तो रहता है ना जिंदगी में, नहीं होता सस्पेंस? ठीक है, सस्पेंसर। तो ये सस्पेंसर है, इसे बोलते हैं निलंबक। अब देखो ध्यान से, निलंबक लगभग 6 से 10 कोशिकाएं बनती हैं। परिणत विभाजन होने से ये कोशिका बन गई है, अष्टक संरचना बनी है। ध्यान से इधर देखना है। इसकी सुन लो, फिर इसकी बता देंगे। पहले इसकी सुन लो, ठीक है? हाँ, इसकी सुन लो पहले। अरे राहुल, तो देखो इधर, ये जो है यहाँ की ये सेल है ना, इसके नीचे वाली जस्ट, इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेल। हाइपोफाइसिस यानी अधोस्फीतिका। ध्यान से सुनना, इस भ्रूणीय अवस्था के नीचे वाला जो सारा हिस्सा होता है उसे निलंब बोलते हैं। और ये किधर है? बीजांड द्वार की ओर है। याद करो बीजांड की संरचना। और ये ऊपरी भाग निभाग की ओर है। नहीं है तो आपको याद दिला दूं मैं, ऐसा था वो, ऐसे बनता था ना, ऐसे। ये इधर वाला तो निभाग था और इधर वाला बीजांड द्वार था, जहाँ यही तो बनी थी, मतलब यही तो भ्रूण कोश, जो भ्रूण कोश पढ़े थे हम। और ये इधर बीजांड द्वार वाला माइक्रोपाइलर, तो ये था जो बीजांड एक अंडाशय के अंदर होता है। तो इसको तो हमें रिमेंबर रखना है, आपको याद करना है इसको। तो यहाँ देखो, यह हाइपोफाइसिस जो सेल बनी है ना, इसका काम क्या होता है? जड़, हम जब जड़ पढ़े थे, जड़, अब जड़ जब पढ़े थे, इसमें तो आप जानते हैं ये जड़ की संरचना जब पढ़े थे तो ये तो क्या था? परिपक्वन क्षेत्र। इसमें मूल रोम थे जो जल और खनिज लवणों को अवशोषित करते थे। फिर यहाँ था दीर्घीकरण क्षेत्र, फिर यहाँ नीचे था विभज्यतक क्षेत्र, और फिर इसके आगे की ओर टोपी जैसी संरचना थी जिसे मूल गोप बोलते थे। क्या बोलते थे? मूल गोप, यानी रूट केप। और जलीय पौधों में रूट केप नहीं होती है, मैंने लिखा दिया था सही, है ना? यानी रूट केप एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट प्लांट, मतलब जलीय प्लांट जो होते हैं, जलीय पौधे, उनमें रूट केप नहीं पाई जाती। सुन रहे हो क्या? ये क्या है मतलब? लिखा दिया था, नहीं है तो लिख लेना। तो कुछ मैं वर्ड बोलता हूँ तो देखो मैंने कोई लिखाए दिए, नहीं लिखा है तो लिख लिया करो कुछ आप अपना। तो रूट केप जलीय पौधों में एब्सेंट होती है, क्योंकि सुरक्षा काम जमीन में करना होता है, तो यही होगी शोर, जल में क्या जरूरत है। तो इससे रूट केप का निर्माण ये करते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान से, मूल गोप का निर्माण होता है इससे, मूल गोप का निर्माण। तो हाइपोफाइसिस सेल करती है मूल गोप का निर्माण इसमें। अब यहाँ नीचे देखो, नीचे की कुछ कोशिका थोड़ी बड़ी होती है। सीधी बात है, नीचे है तो आधार में क्या है? सोखना है। सोखना मतलब एब्जॉर्ब करना है। पर किसको? भ्रूण पोष का सारा पोषण लेगी, इस भ्रूण को देगी। भ्रूण का परिवर्तन हो रहा है ना, तो इसको समझ लो रे, समझ लो पहले, है ना? बस उतार लो पहले, मतलब इसको देखो। ये जो सेल है ना, इसको बोलते हैं होस्टोरिया सेल। होस्टोरिया सेल यानी चूसांग, ये दिख रहा है ना, चूसांग सेल। अब बताओ, चूसांग मतलब चूसने का काम करेगी। अरे मतलब इस भ्रूण से ही तो वो बीज बनेगा, इस भाग से तो पूरा बीज बनेगा। तो भ्रूण पोष से सारा पोषण लेना है, तो ये चूसांग नीचे वाली कोशिका सोख लेगी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा होस्टोरिया। और मैंने आपको एक बार क्वेश्चन दिया था, आपको अमरबेल से संबंधित चूसांग कोशिका दिया था ना, आया था आपके मॉर्फोलॉजी वाले जब टेस्ट लगा था, उसमें मैं नाम लिखा था होस्टोरिया। देख लेना पुराने पेपरों में, होस्टोरिया चूसांग सेल, वो वहाँ भी बनती थी। तो ये क्या करती है? मैं लिख दूँ इसका काम यहाँ पर, भ्रूण पोष का पोषण सोखती है। सोखती कैसे लिखते हैं?
मैं इसे लिख देता हूँ अवशोषण करती है ना, अवशोषण लिख देता हूँ अवशोषण, ठीक है। एब्जॉर्ब करती है, भ्रूण का पोषण एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अरे भ्रूण तो बनेगा तो भ्रूण पोषण है, इधर देखो, देखो इधर ये है ना ये, अरे भ्रूण पोष तो अलग बनता था ना, भ्रूण पोष का पोषण अवशोषण, यानी भ्रूण पोष का पोषण अवशोषण, जमीन ही लाइन है, ठीक है। इधर देखो रे, भ्रूण पोष का पोषण सोख लेती है, सोख लेती है, ऐसे कह रहा हूं मैं। इसी ये जो ऊपरी सेल थी ये तो भ्रूण को बनाती है, यानी बीज को बनाती है, तो उस बीज जो बनेगा उस युग्मनज से तो पोषण तो चाहिए ना। तो मैंने कहा कि जो भ्रूण पोष त्रिगुणी संरचना बनती है वही तो देती है पोषण, तो इसको सोखने के लिए संरचना बन गई ना निलंबक, तो ये नीचे वाली सेल क्या करेगी, सोख लेगी, हाँ इसके लिए सोख लेगी। सीधी बात, किसके लिए, कोई किसी के लिए कोई होता है सबको, ठीक है। इधर देख लो, आगे देखो रे, ये समझ गए आप। तो इसका काम समझ गए, सस्पेंसर सेल का मतलब क्या होता है काम। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि मूल गोप का निर्माण किसमें होता है, तो ये हाइपोफाइसिस कई बार दे दे, डिटेल इतनी दे सकता है, ठीक है। और चूसांग कोशिका से दे सकता है, चूसन का काम करती है। अब इसको समझो ऊपरी सेलों को, ये अष्टक संरचना बनी है। कैसी संरचना बनी है बच्चों, अष्टक संरचना, यानी ऑक्टेट संरचना हो गई, ठीक है, ऑक्टेट। इस ऑक्टेट संरचना में की बात करें अब, तो यहां से दो भाग बनते हैं। बताने की बातें क्या है, इसको थोड़ा अलग करो आप, इसको ऊपर रखो अलग, ठीक है। ये ऊपरी सेल है ना, ये दोनों सेल, इधर वाला हिस्सा ये क्या काम करता है, और ये नीचे वाला हिस्सा ये क्या काम करता है। अभी ये दो डायग्राम और बनेंगे ना, फिर कंप्लीट है। इसको समझो, पर पूछने के क्वेश्चन यही है। ये क्या करती है, ध्यान से देखो इधर, अधोस्फीतिका की जो ऊपरी सेल है, मतलब ये पूरी ऊपरी सेल थी, पर इसमें भी अब दो से ये चार सेल अलग हो गए ना। ये चार सेल यहां से बता रहा हूं मैं, ऐसा इस हिस्से को बता रहा हूं मैं, इस हिस्से को। ये चार सेल क्या करती है, ये करती है क्या क्या काम करती है, तो देखो इधर, पहला काम प्रांकुर का निर्माण, प्रांकुर का। अब प्रांकुर आप जानते हो, जैसे हम बीज को उगाते हैं, मान लो कि ये चने का बीज है, ऐसा होता है चना, ठीक है, ऐसा होता है चना। चने में एक तो ऐसे नीचे जाता है, एक ऐसे ऊपर जाता है। ये जो नीचे जाता है ये तो मूल को बनाता है, इसे मूलांकुर बोलते हैं, और ऊपर जाता है उसे प्रांकुर बोलते हैं। जो किसको बनाता है, तने को बनाता है, परों को बनाता है, ये मूल को बनाता है, जड़ को बनाता है, ठीक है। तो ऊपर की ओर जो प्रांकुर है तने को बनाता है। तो ये जो चार सेल है ना, ये चार सेल, ये चार सेल, ये किसका निर्माण करती है, प्रांकुर का। प्रांकुर से क्या बनेगा, तना। और इसके अलावा क्या काम करती है, इसके अलावा बीज के ऊपर जो आते हैं ना, बीज के आवरण है, सॉरी बीज पत्तर, तो बीज पत्तर को बनाती है, बीज पत्तर को। इसके अलावा, अरे बीज को दो करते बीज पत्तर हो जाते हैं, तो बीज पत्तर को बनाती है। इसके अलावा इस प्रांकुर के ऊपर एक आवरण होता है जिसे प्रांकुर चोल बोलते हैं, तो प्रांकुर चोल का निर्माण भी करती है, प्रांकुर चोल का निर्माण। समझ में आया ना। तो इसको अलग अलग कर दो, इनको कुछ ज़्यादा ही कचरा हो गया अब, ठीक है। तो ये तो इसकी बातें ऊपरी, ये आपको समझ आ गया। अब ये मूलांकुर आपको समझ आ गया, तो इधर मिटा देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये नीचे वाली जो चार सेल होती है, ये चार सेल, इनको आगे लेके आओ। अब ये क्या काम करती है, तो ये भी देखो आप, नीचे ये क्या करेगा, मूलांकुर, इससे बनेगी जड़, और मूलांकुर चोल, मूलांकुर चोल जो उसके ऊपर आवरण होगा। तो आपको अब समझ में आया है ना कि जड़ कहाँ से निकल के आई थी और तना कहाँ से निकल के आया था। समझ में आया क्या। ऐसे एक बीजपत्री में होता है, तो हम द्विबीजपत्री बोल रहे हैं। तो कैसे युग्मनज से लेकर यहाँ कैसे आगे तक ये प्रोसेस होकर ये बनती है। अब इसके अलावा दो डायग्राम और हैं, एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा अभी इम्पोर्टेंट है, या तो आप ऐसे कर लो, है ना, इसको बना लो, मैं इसके दो डायग्राम बाद में बनाऊंगा, ठीक है।
ठीक है, तो आप इसको बनाओ। कैसे बनाना है, यहाँ से लिखो, इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो। आप कॉपी में ये जहाँ जगह है वहाँ लिखते चलो साइडों में, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर 2 डायग्राम और बना दोगे, ठीक है, ठीक है। आगे देखो 2 डायग्राम और इसके है ना, वो और समझ लो आगे क्या होते हैं। यहाँ तक तो हमने जान लिया था इसके बारे में। अब देखो आगे क्या होता है। ये यहाँ तक हाइपोपाइसिस बन गई, ब्रोनिया बन गई, ये परांकुर बन गया, अष्टक संरचना बन गई। इसके बाद में हृदय आकार संरचना बनेगी। तो आगे देखो इसके आगे क्या होता है। अब आगे देखो रे बच्चों, देखो यहाँ से अब ये 8 कोशिकाओं से 16 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगा। सोलह कोशिकाओं में। देखो वही संरचना यहाँ पर है, 8 सेल से 16 सेल में कन्वर्ट हो गया ये। और वही चलेंगे परिणत विभाजन, ठीक है। ये परिणत विभाजन 16 सेल अवस्था आ गई है। कौन सी अवस्था, 16 सेल। और ये जो हाइपोपाइसिस है वो ही रहेगी, ये तो वो कोशिका जो यही है, इसका भी वही काम है जो यहाँ लिखा दिया। और ये चूसांग कोशिका, ठीक है। इस संरचना को बोलते हैं 16 सेल अवस्था या 16 कोशिका वाली अवस्था कहते हैं। इसके बाद में अगला डायग्राम देखो। अब इसमें चेंजिंग आएगी थोड़ी। और चेंजिंग कैसे आएगी, ध्यान से देखो इसमें। चेंजिंग देखो यहाँ में क्या होगा। चेंजिंग में ये थोड़ा चेंज होएगा और हृदय आकार संरचना बनेगी। हृदय आकार संरचना, तो देखो ध्यान से, ये तो नीचे वाली सेल थी, कौन सी, चूसांग सेल। और ये कौन सी सेल, हाइपोपाइसिस, यानी अधोस्फीति का हाइपोपाइसिस, जो किसका, मूल गोप का निर्माण करती है। और इधर देखो अब ध्यान से, इसमें चेंजिंग आई है। अब और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये संरचना, ये है बीज पत्तर। और ये ऊपर वाला भाग है प्रांकुर, नीचे वाला भाग है मूलांकुर। ऊपर वाला भाग है प्रांकुर, नीचे वाला भाग है मूलांकुर। अब यहाँ से देखने की एक बात और कौन सी है, मैंने पहले बताया इसके बारे में। ये जो भी चल रहा है, नहीं कौन से पादप में चल रहा है, बताऊँ क्या कौन से पादप में चल रहा है। ये कैप्सेला जो प्लांट होता है ना, उसके भ्रूण का अध्ययन कर रहे हैं। और इसका अध्ययन करते हैं हैंस्टीन वैज्ञानिक, ठीक है। तो ये कैप्सेला प्लांट में अध्ययन कर रहे हैं। कौन से पादप में, ये दिख रहा है ना यहाँ तक। तो ये जो पादप चल रहा है ना, भ्रूण की जो अवस्था ये खोज करी थी, ये खोज किसने करी थी इसके बारे में, तो बता दूं, खोज भ्रूण परिवर्धन की, जो भी किसमें, डाइकोट में। वो वैज्ञानिक था हैंस्टीन, और वो पादप था कैप्सेला पादप। और हैंस्टीन ने, मैं पहले लिखाया था, इसने उत्तक जन सिद्धांत दिया था, याद है क्या, उत्तक जन सिद्धांत। तो आगे देखो उत्तक जन सिद्धांत के बारे में और देख लेते हैं। उत्तक जन सिद्धांत दिया था हैंस्टीन ने। अब उसके बारे में देखो आप, यहाँ 3 परतें बनती है, 3 परतें, और उनके नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे बाहर की ओर होती है, उसे डर्मेटोजन बोलते थे, डर्मेटोजन। इसे बोलते थे बाह्य त्वचा या त्वचाजन। और आपको याद है हैंस्टीन ने बताया, तो त्वचाजन किसका निर्माण करती थी, बाह्य त्वचा का। याद है ना, बाह्य त्वचा का। अरे जैसे मानव के अंदर हम पढ़े थे ना, एक तो होती है बाह्य चर्म, एक मध्य चर्म और एक अंत चर्म, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ऐसे ही बीजों के अंदर भी यही प्रोसेस होती है। तो हैंस्टीन ने बताया कि सबसे बाहर की जो है वो डर्मेटोजन बोलते हैं, बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। और बाह्य त्वचा आप जानते हो, जड़ तनापत्ति सब में पढ़े थे हम। अंदर की ओर चलती है, उसे बोलते हैं वल्कुटजन, है ना, जिसे हम क्या बोलते थे, वल्कुटजन।
जो किसका निर्माण करती थी? वलकुट का। वलकुट मज्जाकार, मज्जा किरणों का, है ना, मज्जा किरणें। इसके अलावा एंडोडर्मिस, ये इसके भाग थे। और अंदर की ओर थी, उसे क्या बोलते थे? यानी इसे तो क्या बोलते थे? पेरिबेलम। इसे तो पेरिबेलम बोलते थे, पेरिबेलम। और इसे बोलते प्लूरोम, प्लूरोम। और इसे बोलते थे रम्भजन। और मैंने एक बार परिभाषा लिखाई थी ना आपको, रमजन। रम का मतलब केंद्रीय भाग, जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, ठीक है। तो ये करता है मुख्य रूप से सवन उत्तकों का, जिसमें जाइलम और फ्लोएम। तो आपको अब मालूम चल गया ना कि जाइलम और फ्लोएम उत्तक, जो प्राथमिक जाइलम प्राथमिक फ्लोएम होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? इनसे। तो ये जो थ्योरी दी थी ना, उसे बोलते हैं उत्तक जन सिद्धांत। किसने दी थी? हैंस्टीन ने। तो हैंस्टीन ने क्या दिया था? उत्तक जन सिद्धांत, जिसे हिस्टोजन थ्योरी बोलते हैं। तो इसको आप अलग रख लो, इसको, है ना, हिस्टोजन, हिस्टोजन थ्योरी। दिख रहा नहीं? हिस्टोजन थ्योरी, ठीक है। तो ऊपर लिख देता हूँ मैं हिस्टोजन थ्योरी। तो ये हो गया। अब इसके बाद में एक ये हो गई हृदय आकार संरचना। ये कौन सी संरचना है? इसको मिटा दो क्या, इसको पूरे को, इधर वाले को, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लिया था आप। तो इसको देखो एक बार पूरा लिख देते इसे, फिर कंप्लीट करते हैं। अब लिख देते हैं, यहाँ जगह हो गया ना, तो ये यहाँ पर लिख देना। तो ये तीनों परतों के बारे में जो सिद्धांत दिया गया था, उसे बोलते हैं उत्तक जन सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन यानी हिस्टोलॉजी, यानी उत्तक के बारे में बताते हिस्टोजन थ्योरी। और किसने बताई थी? हैसे हिस्टोजन याद रखो, हैसे हैंस्टीन याद रखना है, ठीक है, हैंस्टीन ने। अब यहाँ से ये जो आपको ये जो संरचना बनी है, इसे बोलते हैं हृदय आकार। कौन सी संरचना बोलते हैं? हृदय की जैसे होती है, इसलिए हृदय आकार। और इसके लास्ट में एक संरचना और थी, लास्ट की, जो समय डायग्राम लिख लेना आप, टॉर्पीडो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आपको पूरा बता दूं मैं, भ्रूण के अंदर क्या होता है, ऐसे पूरी प्रोसेस होती है। तो ऐसे ठीक है, ये बन गई है पूरी प्रोसेस। ये एक अंडाशय के अंदर चलने वाली पूरी प्रोसेस है। ये हम जानते थे, ये निलंबक वाला था, निलंबक, ठीक है। और ये यहाँ पर बीज पत्तर बन गए थे, ये दोनों बीज पत्तर है। तो दो बीज पत्तर बन गए ना, अरे एक ये रहा, दो बीज पत्तर हो गए। ये यहाँ का हिस्सा प्रांकुर था, जो क्या बना देगा? तना। और ये मूलांकुर, जो क्या बना देगा? रेडिकल, यानी इसे रेडिकल बोलते हैं, इसे रेडिकल यानी मूलांकुर, ये बना देगा मूल को। और इसे क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल, प्लूम्यूल है ना, प्रांकुर। तो ऐसे बनता है। अब इस बीज, हम जब बीज को, जब नमी के संपर्क में आता है बीज, तो उससे प्रांकुर मूलांकुर अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी प्रोसेस, और ये पूरा निलंबक नष्ट हो जाता है। समझ आया? तो ये पूरा था द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, ठीक है। अब ये दो एक डायग्राम और हो गए, और ये हैंस्टीन थ्योरी जो पहले लिखा दी थी मैंने, ठीक है। तो लिख लेना, ठीक है। नहीं हो गया कंप्लीट? हाँ, ठीक है। ये बताइए वो लाइव में सब सेम सर।